नमस्ते एंड वेलकम टू डॉक्टर राजेश सिन्हा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं वन एंड ओनली डॉक्टर राजेश सिन्हा सर, जो सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं NHMMI रायपुर में। हेलो सर। सर आज हम बात करेंगे जनरल सर्जरी के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन टॉपिक व्हिच इज गॉल ब्लैडर स्टोन। जी, गॉल ब्लैडर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अमंग द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। इसका हिंदी में रूपांतर करें तो पित्त की थैली है पतली। पित्त की थैली एक ऑर्गन होती है जो लीवर के नीचे होती है, वहाँ पे पित्त हमारा स्टोर रहता है और कोई खास फंक्शन नहीं है क्योंकि लीवर में पित्त बनता है, बाइल बनता है और वो बाइल डक्ट से होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर उसका डाइजेशन का काम होता है। बट कभी कभी जो बाइल की कंपोजिशन कुछ किसी वजह से चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में या पित्त की थैली में स्टोन्स बनते हैं। ये स्टोन कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज स्टोन्स होते हैं। बट इसमें मेन चीज़ ये है कि गॉल ब्लैडर की स्टोन कैसे भी हो उनका इलाज करना जरूरी होता है। इलाज करना इसलिए जरूरी होता है कि कई तरीके से तंग कर सकता है, जैसे कि एक जो सबसे कॉमन जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो रहता है बिलियरी कोलिक बोलते हैं, उसमें माइल्ड पेन, माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। पेशेंट को अलॉन्ग विद सम नोजिया, बेबी वॉमिटिंग और अपर इपिगैस्ट्रिक पेन या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन ऐसा रहता है जो ऑफ एंड ऑन होता रहता है। ठीक होता है, फिर होता है, ठीक होता है, फिर होता है। पेशेंट को लगता है गैस बन रही है, इस वजह से टालते भी रहते हैं। तो ये तो इनिशियल सिम्टम्स हो गए। उससे ज़्यादा सीवियर सिम्टम तक होता है जब स्टोन नेक पे आकर फंस जाता है, तो इसमें एक्यूट कोलेस्टाइटिस बोलते हैं लोग। इसमें गॉल ब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है और अगर उसको टैबलेट ट्रीट नहीं करें तो गैंग्रीन भी हो जाती है, कई बार रप्चर हो जाता है या फिर उसमें पस बन जाती है। तो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। या फिर गॉल ब्लैडर से जो स्टोन है वो स्लिप होकर नीचे हमारे जो डक्ट है उस पर फंस जाता है, तो उससे लीवर पे ब्लॉक हो जाता है जो फ्लो है उसका बाइल का। तो फिर जॉन्डिस हो जाता है, जो लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। और उसको भी हम लोग टाइम पे ट्रीट नहीं करें तो कोलेंजाइटिस या सेप्सिस में जा सकते हैं पेशेंट। या फिर पेनक्रियास के डक्ट में आकर फंस सकता है तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन माना जाता है। तो इन सब वजहों से और इस तरीके जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बोले, इसकी वजह से इसका इलाज करना बहुत जरूरी है और इलाज इसका सिर्फ एक है और वो है सर्जरी। अब सर्जरी जो है हम लोग आजकल जो है लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल एक्सेस मेथड से करते हैं। पहले के ज़माने में ओपन मेथड होता था जिसमें एक बहुत बड़ा 7-8 सेंटीमीटर का इंसिजन देना पड़ता था यहाँ पे रिब के नीचे राइट साइड में, और उससे सर्जरी करते थे। बट वही सर्जरी आजकल हम लोग मिनिमल एक्सेस मेथड के द्वारा करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो हम लोग लैप्रोस्कोपिक मेथड बोलते हैं, और लेटेस्ट आजकल हम लोग रोबोटिक सर्जरी से भी कर सकते हैं। अब रही बात मिथ्स के बारे में, तो मिथ्स में ये है कि एक तो मिथ ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन छोटा है तो ज़रूरत नहीं है। गांव देहात में नील हकीम भी होते हैं तो वो लोग ऐसे बोल देते हैं कि छोटा है तो भी ज़रूरत नहीं है, जबकि छोटा स्टोन मेरे समझ से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि छोटे स्टोन का टेंडेंसी रहता है वहाँ से स्लिप होकर गॉल ब्लैडर के बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में फंसने का। उससे हमने जैसे बताया जॉन्डिस, कोलिंजाइटिस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो काफ़ी सीरियस रहते हैं, या पेनक्रियास के डक्ट में आने की। तो एक तो मिथ ये है। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि गॉल ब्लैडर छोटा हो, स्टोन छोटा हो या बड़ा हो, सभी में ऑपरेशन करने की जरूरत है। छोटा है तो और ज़्यादा डेंजरस है, तो इलाज केवल ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। दूसरा मिथ है कि अपने आप निकल जाता है या डाइट से निकल जाता है, किसी दवाई से निकल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने आप नहीं निकल सकता। हम चाहते नहीं कि गॉल ब्लैडर से स्टोन नीचे निकले, क्योंकि निकलेगा तो कहीं ना कहीं बाइल डक्ट में, चैनल में फंसेगा, फिर दैट विल कॉज मच सीरियस प्रॉब्लम। तो एक मिथ और है कि ये पानी पीने से निकल जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, रेनल स्टोन किसी को किडनी स्टोन है तो वहाँ छोटे स्टोन्स में हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोन नीचे यूरिन के द्वारा बाहर जा सकता है। बट बहुत छोटे स्टोन, बड़े स्टोन वो भी रास्ते में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे पानी पीने से किसी चीज़ से वो निकलती नहीं है। और दूसरा मिथ ये भी है कि केवल स्टोन निकाल दें तो क्या प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर क्यों निकाल दें। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी गॉल ब्लैडर में ही प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, तो उसमें अगर हम केवल स्टोन निकालेंगे तो 2-3 महीने फिर से बन जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम गॉल ब्लैडर के साथ निकालते हैं ताकि दोबारा बनने का चांस नहीं रहे। और फिर ये भी मिथ है कि गॉल ब्लैडर निकाल देने से हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, हमारे पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होगी। तो अगेन एक मिथ है कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन हमारे डाइजेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, एक स्टोरेज की तरह काम करता है। हमारा लीवर
ठीक होना चाहिए, लीवर से जो बाइल डक्ट निकल रही है वो ठीक होना चाहिए, और नीचे इंटेस्टाइन में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता, ये चैनल हमारा ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट जैसे पहले उसका लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, सब कुछ वैसे ही रहता है, नथिंग कुछ। बल्कि गॉलब्लैडर स्टोन होने के बाद हम थोड़ा फैट वेट बोल भी सकते हैं खाने के लिए। अगर स्टोन है तो फिर उससे ज़्यादा सिम्टम्स होने के चांस है, फैटी डाइट। Okay, so sir, let us get on to the next topic, which is hernia. ये भी एक काफी कॉमन है लोगों में, तो ये क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट क्या होता है? जी, हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है। हमारे सर्जन्स फील्ड में काफ़ी कॉमन सर्जरी करी जाती है हर्निया के लिए। तो हर्निया एक प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारे एब्डोमिनल वॉल में या अंदर कहीं पे एबनॉर्मल डिफेक्ट हो जाता है, या एबनॉर्मल रास्ता या वीकनेस हो जाती है, जहाँ से अंदर की चीज़ या तो बाहर आती है, या अगर इंटरनल हर्निया है तो अंदर ही अंदर एक जगह से, जो नॉर्मल जगह से दूसरी जगह, उस रास्ते के थ्रू कोई भी बॉडी का पार्ट हर्निएट होता है, मतलब वहाँ से निकल के वहाँ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बाहर निकलता है या अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है किसी डिफेक्ट के थ्रू, तो उस पर कंस्ट्रिक्शन या दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको पेन हो सकता है। और ये दबाव अगर कंटिन्यूस रहे तो ये अल्टीमेटली पेन के साथ कुछ देर में उसकी ब्लड सप्लाई चली जाएगी और वो पार्ट गैंग्रीनस हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे रप्चर होना, फिर उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये हर्निया है। मेनली हर्निया हम लोग एक्सटर्नल हर्निया के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बट बेसिकली वो देखा जाए तो जैसे मैंने बताया इंटरनल हर्निया भी होते हैं। जैसे हाइटस हर्निया एक है जो हमारा इसोफेगस और जब चेस्ट से निकल के एब्डोमेन में जाता है तो एक डायफ्राम में हाइटस रहता है या ओपनिंग रहता है। उस ओपनिंग में कुछ वीकनेस होने से या डायरेक्ट बड़े हो जाने से स्टोमक, जो कि पेट में होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल हर्निया। इस तरह के और भी इंटरनल हर्निया हो सकते हैं, बट मेनली जो हम लोग बोल चाल में या जो मोस्ट कॉमनली देखते हैं दैट इज एक्सटर्नल हर्निया, जिसमें कि माइनर हर्निया हो गया जो जान के ऊपर होता है, अम्बिलिकल हर्निया जो अम्बिलिकस में होता है, फिर इंसिजनल हर्निया जो कभी पुराना ऑपरेशन हुआ हो तो वो एरिया वीक हो जाता है, वहाँ से हर्निया होता है। फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में यहाँ पे हो रहा है तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। फीमेल में एक फेमोरल हर्निया होता है जो फेमोरल वेन और वेसल्स के पास में होता है, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ ग्रोइन हर्निया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार के हर्निया होते हैं, बट कोई भी हर्निया है तो उसमें हम इसमें अगेन एक मिथ होता है कि हर्निया है लेकिन कभी हमें तकलीफ नहीं दिया, मेरे को 2-3 साल हो गए, 5 साल, कभी तो कभी ध्यान नहीं दिया, अब बहुत पेन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं भी ये कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि चूंकि ये हर्निया में पेन होगा ही नहीं कभी, और अगर पेन जब होगा इसका मतलब वो कॉम्प्लिकेशन हो चुका है या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। हर्निया में जो मेन सिम्टम है स्वेलिंग रहती है। स्वेलिंग जैसे आप खांसेंगे, चलेंगे, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो हर्निया बाहर आएगा, फिर आप लेटेंगे तो चले जाएगा। ये सिम्टम्स इट कैन गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, ईयर्स तक ला सकता है, बट इसका मतलब नहीं कि उसमें कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन होगा तो जैसे मैंने बताया बाहर आके फंस गया, उसमें प्रेशर पड़ा, गैंग्रीन हो गया, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, स्टेबलेटेड हर्निया बोलते हैं। तो हमें उस स्टेज तक वेट नहीं करना है। हर्निया का डायग्नोज हो गया तो टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन इट शुड बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। इसमें ट्रीटमेंट अगेन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में, बॉडी के वॉल में कोई डिफेक्ट है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसको हमें सर्जरी से ठीक करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि हर्निया का अगर कोई पेशेंट है तो उनको तुरंत अपने सर्जन के पास जाकर उसका जो भी ट्रीटमेंट बताएं वो करना चाहिए। So sir, the next topic that we would like to talk about is appendicitis. तो सर इसके लिए बोला जाता है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अर्जेंट करवाना पड़ेगा, तो इसके क्या सिम्टम्स है जैसे दिखते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? जी, अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारा एक बॉडी में ऑर्गन होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से लगा रहता है और इसका भी बॉडी में कोई काम नहीं रहता है। इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, जिसका हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार से डाइजेशन में किसी भी एंगल से उसका कोई काम नहीं है, बट है इवोल्यूशन प्रोसेस में ये अभी तक है तो है। लेकिन अब कई बार इसमें चूंकि ये जो इसका लूमेन होता है दैट इज कनेक्टेड विद आवर लार्ज इंटेस्टाइन, तो कभी कभी इसमें कोई स्टूल आके फंस गया या अपेंडिक्स जो रही है कभी किंक हो गया, जैसे मुड़ गया तो उसमें ब्लॉक हो जाती है उसकी लूमेन, इस तरीके से तो कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं या एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं।
तो इसमें इमरजेंसी हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसका लूमेन बहुत ही पतला छोटा रहता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो बहुत टाइम नहीं रहता है, कैन गेट रप्चर। जब रप्चर होगा तो इन्फेक्शन जो अपेंडिक्स में था वो पूरे बॉडी में पूरे एब्डोमेन में फैलेगा, तो फिर एक सीरियस कंडीशन बन सकता है। तो इसमें हम लोग का डिक्टम यही रहता है कि जब भी अपेंडिसाइटिस अगर डायग्नोज है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, तो उसको तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए ताकि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होता है। कई बार पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होता है फिर ठीक हो जाता है, होता है जो माइल्ड सिम्टम्स हुए फिर मेडिसिन वगैरह लिया या उसने किसी तरीके से टाल दिया या कोई मेडिसिन ले लिया फिर तो वो कई बार रिजॉल्व हो जाता है। बट ये केवल माइल्ड सिम्टम्स में होते हैं, सीवियर सिम्टम्स हैं तो सर्जरी रिक्वायर्ड रहता है। बट माइल्ड सिम्टम्स में क्या होता है, कई बार अभी हुआ फिर महीने बाद 2 महीने बाद फिर हुआ फिर 2 महीने बाद फिर हुआ, इसको हम लोग रिकरेंट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अगर ये सिम्टम भी हो रहा है और हम लोग डायग्नोस दूसरे मेथड से इन्वेस्टिगेशन से अगर ये करते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसके मिलते जुलते सिम्टम्स बहुत सारे, किडनी स्टोन भी हो सकते हैं, लेडीज में ओवरियन सिस्ट हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो सकती है, हमारे जो कोलोन है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, टर्मिनल आइली में आइलेटिस हो सकता है। बहुत सारे सिम्टम इस तरह, क्योंकि ये राइट साइड में होता है अपेंडिक्स, तो इस तरह इधर के पेन के और भी जो ऑर्गन है उससे मैच कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम जहाँ पे कि सिम्टम्स वेग है और माइल्ड है तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है दूसरे बीमारियों से। उसके लिए बेस्ट मेथड होता है सीटी स्कैन। इफ सीटी स्कैन शोज नॉर्मल और पेशेंट को बार बार सिम्टम्स हो रहा है तो स्टिल वी कैन गो फॉर अपेंडिसेक्टोमी सर्जरी। So the next topic is colorectal surgery. तो इसके अंदर तो काफी सारे डिजीजेस आ जाते हैं जो हम क्योर कर सकते हैं। So if you would put some light to it. या कोलोरेक्टल सर्जरी मतलब कोई भी बीमारी जो कि कोलोरेक्टल रीजन, कोलोरेक्टल मतलब कोलोन एंड रेक्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बहुत ही वेग टर्म है, मतलब वेग बहुत बड़ा चैप्टर एक तरीके से कह सकते हैं, या एक अलग ही एक डिसिप्लिन हो गया या एक स्पेशलिटी हो गई, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बट चूँकि इसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि क्या क्या कॉमन बीमारी हो सकती है। तो एक तो बहुत ही कॉमन बीमारी है कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब अगर जैसे अपेंडिसाइटिस मैंने बताया वैसे कोलाइटिस हो सकता है, तो कोलन में इन्फेक्शन हो सकता है जो हमारे गलत सलत खाने से, फूड हैबिट से, लाइफ स्टाइल से ऐसा हो सकता है। तो कोलाइटिस तो मोस्टली एंटीबायोटिक से और दूसरे कंजर्वेटिव मेथड से और खाने पीने के तरह से ठीक हो सकता है। उसके अलावा एक स्पेशल पिकुलर बीमारी है या पर्टिकुलर बीमारी है कोलोन के लिए, जो कि जिसको लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, आईबीडी बोलते हैं। उसमें 2 तरीके के डिजीज होते हैं, क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें कोलोन इन्वॉल्व होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्रोन्स में कोलोन के थोड़ा पार्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इन्वॉल्व होता है, पर दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो दोनों का स्पेक्ट्रम बहुत कुछ मिलता है, ट्रीटमेंट भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये एक अलग ही टाइप की बीमारी है, इसके लिए बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, स्पेशल उनको लाइफ स्टाइल चेंज करने की। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, इन्वायरमेंटल भी है, जेनेटिक भी है, इम्यूनोलॉजिकल भी है, तो वो सब मॉडिफिकेशन करना होता है। कुछ कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं, कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, कुछ स्पेशल उनकी मेडिसिन होती है। पर कभी कभी ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग केस में और अगर दवाई ट्रीटमेंट मेडिसिन ट्रीटमेंट फेल हो रहा है तो सर्जरी भी करते हैं, जिसमें कई बार हम लोग कुछ ऐसे काटने पड़ते हैं कोलोन के, या कई बार पूरा ही कोलोन काटना पड़ता है, टोटल कोलेक्टोमी या टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी बोलते हैं, वो भी करना पड़ता है, और कई बार नया रेक्टम बनाना पड़ता है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट है, कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। फिर आता है कई प्रकार की गांठें होती हैं कोलोन में, रेक्टम में, जिसमें कि कॉमन गांठ होती है, पॉलिप्स बोलते हैं। तो ये पॉलिप्स बेनाइन गांठ होती है, तो इसे हम लोग पॉलिप्स को निकाल देते हैं। बट इस कई बार ऐसे पॉलिप्स जो मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं या फैमिलियल पॉलिपोसिस बोलते हैं, या हेरिडिटरी होती है, वो प्री कैंसरस कंडीशन भी हम लोग उसमें बोलते हैं। तो उसको बार बार सर्विलेंस पे रखना पड़ता है, बार बार फॉलोअप में रखना पड़ता है, और कभी डाउट होता है तो हमें उसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। फिर आता है एक अनदर इन्फेक्टिव कंडीशन है डायबिटिक कोलाइटिस या डायबिटिकुलोसिस। उसमें क्या होता है कि कोलोन का इंटेस्टाइन कोई जो वॉल होता है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो हमें कोलोन को स्ट्रेन देते हैं। बट कहीं पे कोई उसमें डिफिशियंसी है उसके वॉल में, तो वो वॉल वीक हो जाता है और उससे आउट पाउचिंग हो जाती है, मतलब बाहर बहुत सारे आउट पाउचिंग पॉकेट जैसे निकलता है।
और वो एरिया वीक रहता है, एंड देन वो एरिया चूँकि आउट पाउचिंग है तो वहाँ पे जाकर फूड फंस जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो डायवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। या कई बार वो इतना थिन रहता है कि कई बार फट भी जाता है, परफोरेशन हो जाता है, जो फिर एक सीरियस कंडीशन होता है। तो अगर एसिम्प्टोमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको मेडिसिन से या बहुत कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीट करते हैं। बट अगर इस तरह सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होगा तो सर्जरी भी करनी पड़ती है कई बार। और एक बहुत ही सीरियस कंडीशन लास्ट में बोलूँगा कि कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। तो कोलोरेक्टल कैंसर अगर डायग्नोज हुआ है तो फिर उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बहुत सारे हैं, जिसमें सर्जिकल भी है एंड रेडिएशन भी है, कीमोथेरेपी भी है, डिपेंडिंग अपॉन साइट एंड स्टेज, किस स्टेज का है, किस ग्रेड का है, ट्यूमर हम लोग डायग्नोज करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन से सीटी स्कैन, एमआरआई एंड ऑल, बायोप्सी, इस तरह की चीज़ों से अगर कंफर्म करते हैं, उसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग को पता करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग कौन सा मॉडलिटी लेना है। और ज़्यादातर केस में कई बार हम लोग मल्टीपल मॉडलिटी सेलेक्ट करते हैं, जैसे सर्जरी भी किया प्लस कीमो भी दिया, पहले कीमो दिया फिर सर्जरी किया फिर कीमो दिया, इस तरह के मॉडलिटीज ट्यूमर बोर्ड रहता है, हम उसको बनाते हैं, फिर उसको लोग ट्रीटमेंट के लिए उस तरीके से एडवाइस करते हैं। So now let's talk about a very interesting topic, by the way, bariatric surgery. Sir, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अगर मोटी हूँ, मैं bariatric surgery करवा लूँगी तो मैं पतली हो जाऊँगी. So is that the motive of bariatric surgery or what is it actually? Yeah, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। बैरियाट्रिक सर्जरी मतलब सर्जरी फॉर ओबेसिटी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ओबेसिटी को ट्रीटमेंट करना या सर्जरी करना क्यों जरूरी है। तो पहले तो ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि ओबेसिटी के साथ साथ, ओबेसिटी हम लोग कॉस्मेटिक रीजन से सर्जरी नहीं करते हैं, नंबर एक बहुत बड़ा मिथ है। हम लोग कॉस्मेटिक जो इंश्योरेंस कंपनी वो भी नहीं देती है, दे थिंक कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, सुंदर दिखने के लिए करा रहे हैं। सुंदर दिखना एक सेकेंडरी गेन हो सकता है, बट हमारा प्राइमरी गोल रहता है कि उसके साथ साथ जो जो एसोसिएटेड डिजीज है उसको ट्रीट करना, बिकॉज ओबेसिटी इज़ द कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस, स्पेशली लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियक डिजीजेस हो गए, डिप्रेशन हो गया, ये घुटने खराब होना हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। तो मल्टीपल प्रॉब्लम को ही जनरेट कर सकता है। तो अगर हम ये ट्रीट नहीं करेंगे तो ये सारी बीमारियां उसको आज न कल फ्यूचर में होंगी, ठीक है। उसके अलावा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना, अगर उसको कोई सर्जरी की जरूरत पड़ गई तो अगेन वो दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो एक हाई रिस्क कैटेगरी, ओबेसिटी बिकम्स अ हाई रिस्क कैटेगरी फॉर एनी सर्जरी, एनी माइनर सर्जरी। तो ओबेसिटी को ट्रीट करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम ओबेसिटी ट्रीट करते हैं तो एक साथ इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिथ ये भी है कि ओबेसिटी सर्जरी बहुत ही कॉस्टली है। हो सकता है कि इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे किसी को अगर डायबिटीज़ है और अगर मान लीजिए उसको 40-50 साल में हो रहा है और अगले 20 साल तक डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, फिर डायबिटीज़ की दवाई तो डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल करने के लिए, उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट होना, जिसमें उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है, पैर काटनी पड़ सकती है, आँख खराब होना, रेटिनोपैथी, फिर उसका इलाज जोड़ो, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई उसका ट्रीटमेंट जोड़ो, और वो लाइफ लॉन्ग चलेगा जब तक उसका जीवन है, दैट इज नॉट गोइंग टू एंड, ठीक है ना। हाइपरटेंशन उसकी दवाई जोड़ो, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसकी दवाई जोड़ो, शिखंड जोड़ो, मल्टीपल एडमिशंस, तो लोग लाखों के लाखों, पता नहीं 10-20 टाइम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो अगर आप शुरू में 4 लाख 5 लाख लग भी रहा है तो आप अल्टीमेटली 40-50 लाख रुपये बचा रहे हो। ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बहुत सारे फायदे हैं, इट कैन प्रिवेंट मल्टीपल डिजीजेस, और अगर हुए हैं आपको पहले से है तो दैट कैन बी कंट्रोल वेरी इजीली। दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। कई बार डायबिटीज देखा गया है कि रिमिशन मतलब ठीक ही हो जाता है, तो उनको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसुलिन स्टॉप हो जाता है। इस तरह से बाकी डिजीज में भी उनके फायदे होते हैं, तो ये सारे फायदे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ कि बैरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही आज के डेट में इम्पॉर्टेंट टूल है टू प्रिवेंट मेनी लाइफ स्टाइल डिजीज। इट इज नथिंग टू डू विद कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के लिए लाइपोसक्शन करते हैं, पर लाइपोसक्शन में वेट नहीं कम होता है, वो जितना फैट निकालेंगे उतना फैट कम होता है। कितना फैट आप बॉडी से निकालेंगे, तो दैट इज ए कॉस्मेटिक सर्जरी। किसी का एब्डोमिनल फैट एक्स्ट्रा जमा है उसको निकाल सकते हैं, थाई में जमा हो निकाल सकते हैं, यहाँ पे जमा हो निकाल सकते हैं, जिसको उसमें है, सोविंग में है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट। Okay, तो
सर वन क्वेश्चन अबाउट दिस कि क्या बैरिएट्रिक सर्जरी कोई भी ओबेस पर्सन करवा सकता है? हाँ नहीं, इसमें इंडिकेशंस है, एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि किस में करना है। तो हम लोग इसको मेजर करते हैं नॉर्मली BMI से। तो बैरिएट्रिक सर्जरी ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट ओबीज है तो हम कर देते हैं। हम एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक रिकमेंडेशन बना हुआ है कि कब करना है। तो उसमें हम लोग मेनली जो है दो चीज़ देखते हैं। तो BMI देखते हैं, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, एंड सेकेंड देखते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो उसमें हम लोग क्या वेट एंड हाइट का रेशियो देखते हैं। तो जब BMI अगर नॉर्मली एक जनरल बात करें तो 40 इसके ऊपर आता है तो हम लोग बोलते हैं सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। 40 के नीचे है तो हम लोग कंजर्वेटिव मेथड से इसको ठीक कर सकते हैं। 40 इज स्टिल वेरी हाई। फिर बहुत सारे उसके थोड़े थोड़े वेरिएशंस है, जैसे एशियन पॉपुलेशन में उसके BMI को घटा दिया गया है, 37.5 35 ऐसे कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ओबेसिटी है। मतलब सेंट्रल ओबेसिटी इज मोर डेंजरस। अगर यहाँ पे ओबेसिटी है और यहाँ पे ओबेसिटी है, इसीलिए जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनका जनरल ओबेसिटी ज़्यादा रहता है, पूरे बॉडी में ऑलमोस्ट एक समान फैट डिपोजिशन होता है। हमारे यहाँ पे पेट में ज़्यादा होता है, एंड दैट इज मोर डेंजरस, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो हमको फैट यहाँ जमा है तो हम, और बॉडी वेट उतना ज़्यादा नहीं तो BMI कम आ जाएगा, जबकि वो ज़्यादा डेंजरस है। तो एशियन पॉपुलेशन में उसको थोड़ा सा घटा दिया गया। फिर अगर BMI के साथ कोई उसको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे BMI कम है लेकिन साथ में डायबिटीज़ है, तो फिर BMI को थोड़ा हम लोग कम कर देते हैं 2.5 और 5 के रेंज में। तो ये क्राइटेरिया जरूरी है कि ये होने से ही उसको सर्जरी करनी है। और जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी भी इसमें एक चीज़ और है, बहुत ही हाईली रिस्की सर्जरी है। ये मैं बताऊंगा यहाँ पे कि इसकी जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस है ऑलमोस्ट गॉलब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन के बराबर है, और उससे कम 10 टाइम्स हाईली रिस्की सर्जरी है कार्डियक सर्जरी। बट कार्डियक सर्जरी के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि अगेन ओबेसिटी से रिलेटेड हो सकता है, लाइफ स्टाइल डिजीजेस की वजह से हो सकते हैं, वहाँ लोग करा लेते हैं, लेकिन ओबेसिटी नहीं कराते, जो कि ज़्यादा सिंपलर सर्जरी है देन अदर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। तो अगर आपके क्राइटेरिया में ये बैठता है, अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो वो सपोर्ट करें। Got it, sir. So, sir, now I will just ask you some common questions that people have about general surgery as a whole. तो सर पहली चीज़ तो ये कि अगर मुझे जनरल सर्जरी करवानी है, कोई भी सर्जरी अगर मेरी हो रही है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद? तो जनरल सर्जरी एक ब्रॉड स्पेशलिटी है। MBBS के बाद अगर किसी को सर्जरी फील्ड में जाना है तो वो पहले सर्जरी ही करेंगे या जनरल सर्जरी में मास्टर्स करेंगे, उसके बाद वो डिफरेंट स्पेशलिटी में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। तो जनरल सर्जरी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमने अभी कॉमन डिजीज के बारे में बताया, गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, कोलोन एंड रेक्टम की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्प्लीन की प्रॉब्लम, ये सारे जनरल सर्जरी के अंडर आते हैं। अब इसमें कोई भी सर्जरी का हम लोग बात करें तो सर्जरी में कुछ चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो अगर कोई भी सर्जरी करनी है तो उसका बेसिक हम लोग टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उस सर्जरी के लिए वो फिट है कि नहीं है। अगर वो इलेक्टिव सर्जरी है तो जैसे बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन ब्लड के, यूरिन के और एक्सरे ECG हम लोग करते हैं। अगर पेशेंट को कोई स्पेशल नीड है, जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, हम लोग फिर कार्डियक एबोल्यूशन भी करते हैं साथ में। कोई पेशेंट डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का हम लोग देखते हैं कंट्रोल है या नहीं। कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि भाई इसका हमें सर्जरी करना है, तो इसका आप देखिए रिस्पिरेटरी सब ओके है कि नहीं। अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं है तो हम लोग पहले इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जस्ट सर्जरी के पहले हम लोग पेशेंट को 8 घंटे के लिए एम्प्टी स्टमक रहने बोलते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं। और अगर अलग अलग सर्जरी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये हम जो जनरल सर्जरी की, जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं। कोई बहुत सारी सर्जरी लोकल में होती है या स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है, वहाँ पे हमें लोकल में कर रहे तो हमें पेशेंट को NBM या रखने की एम्प्टी स्टमक रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकती है, बट बेसिक कॉमन रिक्वायरमेंट ये रहती है। फिर आता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी डिपेंड करता है। एक कॉमनली जैसे पेशेंट जब तक एनेस्थीसिया के इन्फ्लुएंस में रहता है तो हम लोग अगले कुछ घंटे के लिए उसको अगेन एम्प्टी स्टमक रखते हैं, IV फ्लूइड के द्वारा उसकी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो देते हैं, पेन किलर देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं।
फिर अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू क्या टाइप ऑफ सर्जरी हुई है, जैसे अगर कोई बाउल की सर्जरी हुई है, हम लोग एनास्टोमोसिस किए हैं, तो पेशेंट को हम 7-8 घंटे बाद खाना पीना भी नहीं दे सकते, वो अगले 3-4 दिन तक चलता है, पेशेंट को कई बार रखना पड़ता है। वो भी अगर प्लान सर्जरी है तो उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर क्राइटेरियाज है, अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। उसी तरह से मोबिलिटी, आजकल हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो अगर इलेक्टिव सर्जरी है गॉल ब्लैडर की, हर्निया की, तो पेशेंट को शाम से वॉकिंग चालू करवा सकते हैं, शाम से हम लोग उसको कुछ लिक्विड डाइट वगैरह दे सकते हैं, पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार से दिस कैन बी वेरिड। So thank you so much sir for all the information. I hope कि आपको ये सारी information काम आएगी, और अगर आपके पास कोई questions हो anything related to general surgery और GI surgery, तो please comment करके हमें ज़रूर बताएं. Sir will definitely answer your questions, and please like and share the video. Thank you. नमस्कार।